किसी की जीवन भर की गाड़ी कमाई से बना घर हो, या मान लीजिए कई पीढ़ियों से चली आ रही कोई खेती की जमीन हो। बिल्कुल। तो ये कल्पना करना ही कितना डरावना लगता है कि अचानक एक दिन कोई सरकारी आदेश आए और कहा जाए कि भाई अब ये संपत्ति आपकी नहीं रही। सच में ये किसी बुरे सपने जैसा है ना? एक आम नागरिक के नजरिए से अगर हम देखें तो ये सवाल बहुत बड़ा है कि अपनी ही संपत्ति पर उसकी आखिर सुरक्षा कितनी है। क्या राज्य महज सार्वजनिक हित का नाम लेकर किसी को भी उसकी जमीन से बेदखल कर सकता है? और यही वो जगह है जहां से सबसे बड़ी कानूनी लड़ाई शुरू होती है। बिल्कुल। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम संपत्ति के अधिकारों की इसी लंबी कानूनी जंग की तह तक जाएंगे। वो जंग जो संविधान सभा की शुरुआती बहसों से शुरू हुई थी और 2025 में आए सुप्रीम कोर्ट के उस बड़े ऐतिहासिक फैसले तक लड़ी गई है। हमारा मकसद ये समझना है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राज्य की शक्तियों के बीच का ये रस्साकशी का खेल असल में काम कैसे करता है। और मैं बताना कि ये रस्साकशी वाकई हमारे लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे पेचीदा हिस्सा रही है। हाँ। मतलब ये सिर्फ जमीन के कागजात या किसी अदालत के मुकदमों का मामला नहीं है। तो फिर इसे किस नजरिए से देखना चाहिए? देखिए, अगर हम थोड़ा गहराई में जाएं तो ये इस बात की कहानी है कि एक देश के तौर पर हमने अपनी आर्थिक विचारधारा को कैसे बदला है। सही बात है। एक तरफ किसी भी व्यक्ति का ये स्वाभाविक अधिकार है कि वो अपनी मेहनत से जो कमाए उस पर उसका पूरा मालिकाना हक हो। बिल्कुल, हर कोई यही चाहता है। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ एक कल्याणकारी राज्य की ये जिम्मेदारी होती है कि वो पूरे समाज का विकास करे, और जाहिर है विकास के लिए उसे जमीन और संसाधनों की जरूरत पड़ती ही है। और इन दोनों के बीच संतुलन साधना कभी भी आसान नहीं रहा है। एकदम सही कहा आपने। तो इस संतुलन को समझने के लिए मुझे लगता है हमें एकदम शुरुआत में जाना होगा, जब हमारा संविधान लागू हुआ था। हाँ, 1950s का वो दौर। बिल्कुल। उस वक्त निर्माताओं ने संपत्ति के अधिकार को कह सकते हैं कि एक मजबूत लोहे के बक्से में बंद कर दिया था। मूल संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 के तहत इसे एक पूर्ण मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया था, यानी फंडामेंटल राइट। हाँ, इसका सीधा सा मतलब ये था कि सरकार भी इस लोहे के बक्से को अपनी मर्जी से हाथ नहीं लगा सकती थी। बिना स्पष्ट कानून और पूरे मुआवजे के राज्य किसी की 1 इंच जमीन भी नहीं ले सकता था। कागज पर तो ये बहुत ही शानदार और सुरक्षित व्यवस्था लगती है ना? एकदम फुल प्रूफ। सैद्धांतिक रूप से ये बहुत सुरक्षित था, लेकिन हमें 1950 के दशक के भारत की जमीनी हकीकत को समझना होगा। वो हकीकत क्या थी? देखिए, देश नया नया आजाद हुआ था, भयंकर गरीबी थी चारों तरफ, और सबसे बड़ी समस्या थी जमींदारी प्रथा। ओहो, वो तो एक बहुत बड़ा मुद्दा था। बिल्कुल। कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास हजारों एकड़ जमीनें थीं, जबकि देश के करोड़ों किसान पूरी तरह भूमिहीन थे। अब एक तरफ सरकार को जमीन का समान वितरण करना था, बड़े बड़े बांध बनाने थे, अस्पताल और सड़कें बनानी थीं। लेकिन वो लोहे का बक्सा आड़े आ रहा होगा। एकदम सही पकड़े। जैसे ही सरकार कोई जमींदारी उन्मूलन कानून लाते, वो मौलिक अधिकार वाला लोहे का बक्सा आड़े आ जाता था। जाहिर है बड़े जमींदारों ने अपने मौलिक अधिकारों का हवाला देकर तुरंत अदालतों का दरवाजा खटखटाया होगा। हाँ, बिल्कुल यही हुआ। कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य जैसे मामलों में हमने यही देखा। अच्छा। जमींदारों ने दलील दी कि सरकार उनकी संपत्ति छीनकर उनके मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है, और अदालतों ने भी संविधान के प्रावधानों के हिसाब से बिल्कुल सही फैसला देते हुए उन सुधार कानूनों पर रोक लगा दी। बाप रे, तो ये तो संसद और न्यायपालिका के बीच एक सीधा टकराव शुरू हो गया होगा। बहुत भयंकर टकराव। तत्कालीन सरकार के सामने एक भारी धर्म संकट आ गया था। कैसा धर्म संकट? यही कि अगर मौलिक अधिकारों का अक्षरशः पालन किया गया तो देश में सामाजिक और आर्थिक न्याय कभी स्थापित ही नहीं हो पाएगा। तो इस गतिरोध को तोड़ने के लिए क्या किया गया? संसद ने संविधान में ही बदलाव कर डाला। 1951 में संविधान का पहला संशोधन पारित किया गया। अच्छा, पहला ये संशोधन इसी बात पर था? हाँ, इसके जरिए अनुच्छेद 31A और 31B जोड़े गए, और इसी के साथ एक ऐसी चीज का जन्म हुआ जिसे 9वीं अनुसूची या 9th शेड्यूल कहा जाता है। 9th शेड्यूल, मैंने इसके बारे में पढ़ा था, तो मुझे ये एक तरह के कानूनी ब्लैक होल जैसा लगा। ब्लैक होल कैसे? मतलब जहां जो भी कानून डाल दिया जाए वो अदालतों की पहुंच से बाहर हो जाता था। हाँ, आपकी ये तुलना काफी हद तक सटीक है। सच में? बिल्कुल। 9वीं अनुसूची को एक सुरक्षा कवच के रूप में ही डिजाइन किया गया था। प्रावधान ये किया गया कि अगर संसद भूमि सुधार से जुड़े किसी भी कानून को इस अनुसूची में डाल देती है तो कोई भी नागरिक
अदालत में जाकर ये नहीं कह सकता कि इससे उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। यानी उन कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती थी। हाँ, न्यायपालिका के हाथ एक तरह से बांध दिए गए थे। लेकिन एक मिनट, ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। कैसे? अगर सरकार किसी भी कानून को उस अनुसूची में डालकर उसे कोर्ट की नजर से बचा ले, तो इसका तो भारी दुरुपयोग भी हो सकता है। ये तो न्यायपालिका की मूल शक्ति को ही खत्म करने जैसा था। आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, शुरुआत में तो मंशा सिर्फ कृषि सुधारों को जमीन पर उतारने की थी। पहले संशोधन के जरिए इसमें महज 13 कानून डाले गए थे, लेकिन राजनीति अपनी दिशा खुद तय करती है। वो तो है। समय के साथ सरकारों ने हर उस कानून को इसमें डालना शुरू कर दिया जिसे वो अदालतों से बचाना चाहते थे। और आपको पता है आज इसमें कितने कानून शामिल हैं? कितने? 284 कानून। बाप रे, 284? हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा संवैधानिक संकट बन गया था। और इसी संकट का चरम था 1973 का ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस। अरे हाँ, केशवानंद भारती केस। ये तो शायद हमारे कानूनी इतिहास का सबसे मशहूर केस है। बिल्कुल, और इसी केस ने इस पूरी व्यवस्था की दिशा पलट दी थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने वो बेसिक स्ट्रक्चर या संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था ना? जी हाँ। तो इसका असर उस 9वीं अनुसूची वाले ब्लैक होल पर कैसे पड़ा? बहुत गहरा असर पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि देखिए, संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति जरूर है, लेकिन वो संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। मतलब एक लक्ष्मण रेखा खींच दी गई। बिल्कुल। इसका सीधा परिणाम ये हुआ कि 1973 के बाद से 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी भी कानून को पूरी तरह से न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं माना जा सकता। अच्छा, तो कोर्ट उस ब्लैक होल में झांक सकता था? हाँ, यदि अदालत को लगता है कि कोई कानून मूल ढांचे को नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो उस कानून की समीक्षा कर सकती है और उसे रद्द भी कर सकती है। कमाल है। तो आखिरकार उस लोहे के बक्से की चाबियां वापस अदालतों के पास आने लगी। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ तो 1978 में आया, ऐसा मुझे लगता है। आप 44वें संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। जब 44वां संशोधन लाया गया और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से ही पूरी तरह हटा दिया गया। हाँ, ये एक बहुत बड़ा कदम था। अब वो अनुच्छेद 300A के तहत महज एक संवैधानिक अधिकार बनकर रह गया। मुझे ये बात सच में बहुत हैरान करती है। हैरान क्यों? मतलब रातों रात करोड़ों लोगों का एक मौलिक अधिकार खत्म कर दिया गया और देश में कोई भारी भूचाल नहीं आया। देखिए, ये भारतीय राज्य व्यवस्था का एक ऐसा दार्शनिक और वैचारिक बदलाव था जिसे समझना बेहद जरूरी है। बताइए। 1970 के दशक का वो दौर आपातकाल के ठीक बाद का था। राजनीतिक माहौल ऐसा था जहां संपत्ति के अधिकार को अक्सर अमीरों की ढाल के रूप में देखा जाता था। अच्छा, तो एक तरह का नेगेटिव परसेप्शन बन गया था। हाँ, 44th संशोधन ने असल में एक बहुत बड़ा दार्शनिक बदलाव किया। आप कह सकते हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ या साबित करने का बोझ ही बदल दिया गया। इस दार्शनिक बदलाव से आपका क्या मतलब है? थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी? बिल्कुल। देखिए, जब कोई चीज मौलिक अधिकार होती है तो ये माना जाता है कि वो अधिकार आपको जन्म से मिला है, इंसान होने के नाते। प्राकृतिक अधिकार। हाँ, और राज्य उस अधिकार को आपसे छीनने की हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन जब उसे अनुच्छेद 300A के तहत महज एक संवैधानिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया, तो क्या बदल गया? तो इसका अर्थ ये हो गया कि अब संपत्ति रखना कोई प्राकृतिक अधिकार नहीं है। अच्छा। बल्कि ये एक ऐसी सुविधा है जिसे राज्य कानून के माध्यम से नियंत्रित कर सकता है। यानी राज्य और नागरिक के बीच शक्ति का जो संतुलन था वो पूरी तरह से राज्य के पक्ष में झुक गया। ये तो बहुत डरावना है। डरावना? हाँ, देखिए, अगर शक्ति पूरी तरह राज्य के पास आ गई तो क्या अनुच्छेद 300A सरकार को एक खुला निमंत्रण देता है कि जब जी चाहे किसी की भी जमीन पर कब्जा कर लो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मान लीजिए कोई ताकतवर राजनेता किसी बड़े कॉर्पोरेट घराने को फायदा पहुंचाने के लिए मेरे घर की जमीन लेना चाहे, तो क्या वो महज एक सरकारी आदेश निकालकर ऐसा कर सकता है? यहाँ पर आकर अनुच्छेद 301 के शब्दों की असली अहमियत समझ में आती है। वो कैसे? 44वें संशोधन ने संपत्ति के अधिकार का दर्जा जरूर घटाया, लेकिन पूरी तरह से नागरिकों को बेसहारा नहीं छोड़ा। अच्छा, तो क्या बचावे इसमें? अनुच्छेद 300A बहुत साफ शब्दों में कहता है, कानून के प्राधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। कानून का प्राधिकार। हाँ,
इसका अर्थ है कि महज एक कार्यकारी आदेश या किसी अधिकारी के महज एक हस्ताक्षर से आपकी जमीन नहीं ली जा सकती। तो फिर क्या करना होगा सरकार को? इसके लिए बाकायदा विधायिका में एक कानून पास होना चाहिए और यहीं से एमिनेंट डोमेन की अवधारणा सक्रिय होती है। एमिनेंट डोमेन, हाँ, इसके बारे में मैंने पढ़ा है। राज्य की वह संप्रभु शक्ति जिसके तहत वह निजी जमीन का अधिग्रहण करता है। बिल्कुल सही। लेकिन एक बात बताइए, अगर संसद में कानून बन भी जाए तो क्या कोई सीमाएं हैं या सरकार बहुमत के दम पे कुछ भी पारित कर सकती है? सीमाएं बिल्कुल हैं। एमिनेंट डोमेन की शक्ति बेलगाम नहीं है। राहत की बात है। इसके कुछ तय कानूनी मानदंड हैं जिन्हें सरकार को हर हाल में पूरा करना होता है। वो मानदंड क्या है? इसमें सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त है सार्वजनिक उपयोग या व्यापक लोकहित। सरकार सिर्फ तभी आपकी जमीन का अधिग्रहण कर सकती है जब उसका सीधा फायदा समाज को हो रहा हो, जैसे कि कोई राष्ट्रीय राजमार्ग बनाना हो। हाँ, या रेलवे लाइन बिछानी हो या कोई सरकारी अस्पताल बनाना हो। लेकिन मुझे यहाँ एक झोल नजर आता है। क्या झोल? ये जो सार्वजनिक उपयोग की परिभाषा है, ये तो बहुत लचीली हो सकती है। कैसे? मान लीजिए सरकार ये दलील दे कि हम आपकी जमीन एक बहुत बड़ी प्राइवेट कंपनी को दे रहे हैं। वो कंपनी वहां एक आलीशान शॉपिंग मॉल बनाएगी जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। तो सरकार कहेगी कि भाई रोजगार मिल रहा है, तो क्या ये सार्वजनिक उपयोग नहीं हुआ? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और सच कहूं तो यही वो जगह है जहां अदालतें हस्तक्षेप करती हैं। अच्छा, कोर्ट रोक लगा सकती है इस पे? बिल्कुल। अगर अधिग्रहण सिर्फ किसी निजी कंपनी का मुनाफा बढ़ाने के लिए हो रहा है और उसमें लोकहित का दावा बहुत ही कमजोर या दिखावटी है, जैसे कि मेरे शॉपिंग मॉल वाले उदाहरण में। हाँ बिल्कुल, तो अदालतें उस अधिग्रहण को असंवैधानिक घोषित कर सकती हैं। क्या बात है के तहत जायज नहीं ठहराया जा सकता। इसी एक बहुत बड़ी सुरक्षा है। हाँ, और इसके अलावा एक और अहम शर्त है। वो क्या? उचित मुआवजा। हाँ। ये मुआवजे वाला हिस्सा अक्सर सबसे ज्यादा विवादित रहता है। मैंने तो यही सुना है। हाँ, विवाद तो होता है। क्योंकि उचित मुआवजा आखिर तय कौन करता है? सरकारी रेट और बाजार भाव में तो जमीन आसमान का फर्क होता है। बिल्कुल। और इतिहास में इसे लेके लंबी लड़ाइयां लड़ी गई हैं। कोई खास केस याद है आपको? हाँ, पश्चिम बंगाल राज्य बनाम बेला बनर्जी का 1954 का मामला इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। उसमें क्या हुआ था? उस समय सरकार अपनी मर्जी से नाम मात्र का पैसा देकर जमीन लेना चाहती थी। मतलब कौड़ियों के भाव? हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि मुआवजा एक उचित समतुल्य होना चाहिए। उचित समतुल्य से मतलब जो संपत्ति छीनी जा रही है उसका जो वास्तविक मूल्य है उसी के बराबर की रकम मिलनी चाहिए। ये तो बिल्कुल फेयर है। आप किसी की जीवन भर की कमाई को कौड़ियों के भाव नहीं खरीद सकते और इसके साथ ही कानूनी प्रक्रिया का सही पालन होना भी अनिवार्य है। जैसे कि? यानी नागरिक को प्रॉपर नोटिस देना, उसकी बात सुनना और उसे अपील करने का मौका देना। देखिए, ये सारी बातें सिद्धांतों और कानूनी किताबों में तो बहुत अच्छी लगती हैं। हाँ। लेकिन जब हम असल जिंदगी की कहानियों की ओर मुड़ते हैं तो सिस्टम की संवेदनहीनता बहुत चुभती है। मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। मैं 2020 के विद्या देवी बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य के मामले की बात कर रहा हूँ। ये इसी बात का एक बहुत ही भावुक उदाहरण है। ओहो, विद्या देवी का मामला, वो तो भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक मील का पत्थर है। सच में? ये केस दिखाता है कि जब राज्य अपनी ताकत के नशे में चूर हो जाता है तो एक कमजोर नागरिक का क्या हश्र होता है और कैसे सर्वोच्च अदालत उस नागरिक के ढाल के रूप में खड़ी होती है। बिल्कुल। इस केस की पृष्ठभूमि सच में किसी को भी झकझोर सकती है। बात 1967 की है जी। हिमाचल प्रदेश के एक गांव में विद्या देवी नाम की एक विधवा महिला रहती थी जो पूरी तरह अनपढ़ थी। राज्य सरकार को एक सड़क बनानी थी और उन्होंने बिना कोई कानूनी प्रक्रिया अपनाए, बिना कोई नोटिस दिए, हाँ, और सबसे बड़ी बात, बिना 1 रुपया मुआवजा दिए उस महिला की जमीन कब्जा ले ली। उस बेचारी महिला को पता ही नहीं था कि उसके क्या अधिकार हैं और वो किसके पास जाके गुहार लगाए। और आपको पता है, जब दशकों बाद वो महिला न्याय मांगने अदालत पहुंची तो राज्य सरकार का रवैया क्या था? क्या था? उन्होंने एडवर्स पोजेशन या प्रतिकूल कब्जे का सिद्धांत सामने रख दिया। एक मिनट, ये प्रतिकूल कब्जा क्या होता है? इसका आसान मतलब ये है कि सरकार ने अदालत से कहा, देखिए, हमने जमीन पर 50 साल से कब्जा कर रखा है
और इतने लंबे समय तक किसी ने आपत्ति नहीं जताई, इसलिए अब ये जमीन कानूनी तौर पर हमारी हो गई है। क्या बात कर रही हैं? कोई मुआवजा नहीं बनता। ये तो एक कल्याणकारी राज्य द्वारा दिया गया बेहद शर्मनाक तर्क था। बिल्कुल, अपनी ही गलती और एक कमजोर नागरिक की अज्ञानता का फायदा उठाना। लेकिन 52 साल बाद 2020 में जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने इस बेतुके तर्क को सिरे से खारिज कर दिया। बहुत बढ़िया। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेषाधिकार शक्तियों का इस्तेमाल किया और राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई। साथ ही उस बुजुर्ग महिला को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का सख्त आदेश दिया। 1 करोड़ रुपए, ये तो बहुत बड़ा फैसला था। हाँ, और इस फैसले का महत्व सिर्फ 1 करोड़ रुपए के मुआवजे तक सीमित नहीं था। तो और क्या खास था इसमें? कोर्ट ने यहाँ जो सिद्धांत स्थापित किया, उसने अनुच्छेद 301 की पूरी परिभाषा को एक नया आयाम दे दिया। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संपत्ति का अधिकार भले ही अब मौलिक अधिकार न हो, लेकिन यह एक संवैधानिक अधिकार है। और इससे भी आगे बढ़कर कोर्ट ने इसे एक मानवाधिकार कहा। मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट। हाँ, राज्य किसी नागरिक के निरक्षरता का फायदा उठाकर उसे उसके मानवाधिकार से वंचित नहीं कर सकता। ये एक बहुत ही सशक्त संदेश था कि कमजोर से कमजोर नागरिक को भी सिस्टम कुचल नहीं सकता। बिल्कुल सही कहा आपने। अब विद्या देवी के इस मामले से हमें ये तो समझ आता है कि अदालतें व्यक्तिगत संपत्ति की सुरक्षा को लेकर कितनी संवेदनशील हो गई हैं। जी। लेकिन इसी से जुड़ा एक बहुत ही व्यापक आर्थिक और वैचारिक सवाल भी खड़ा होता है, और यही सवाल हमें 2025 की उस सबसे बड़ी कानूनी बहस तक ले जाता है जिसने पूरे देश के आर्थिक हलकों में हलचल मचा दी थी। मैं समझ गई। आप 2025 के प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य के ऐतिहासिक फैसले का जिक्र कर रहे हैं। एकदम सही। 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ का यह फैसला सच में एक युगांतरकारी कदम है। युगांतरकारी कैसे? तो कि इसमें पिछले कई दशकों की समाजवादी व्याख्याओं को पूरी तरह पलट कर रख दिया। इस फैसले को समझने के लिए हम एक साधारण सी स्थिति की कल्पना करते हैं। बताइए। मान लीजिए कि मेरे घर के पीछे एक बहुत बड़ा सुंदर सा निजी बगीचा है, जिसे मैंने अपनी खून पसीने की कमाई और मेहनत से बनाया है। ठीक है। तो क्या राज्य सरकार अचानक आकर ये कह सकती है कि देखिए, इलाके में बच्चों के खेलने के लिए जगह नहीं है, इसलिए आपका ये बगीचा अब एक सामुदायिक संसाधन है और हम इसे समाज के भले के लिए रातों रात पब्लिक पार्क घोषित कर रहे हैं? मेरा सवाल यह है कि क्या राज्य के पास ऐसी कोई असीमित शक्ति थी? देखिए, 2025 के फैसले से पहले एक बहुत बड़ा वैचारिक डर यही था। अच्छा, मतलब ये डर सच में था? हाँ, और ये डर कोई हवाई नहीं था। इसकी जड़ें 1978 के रंगनाथ रेड्डी केस और 1983 के संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग केस जैसे पुराने फैसलों में थीं। उन फैसलों में ऐसा क्या था? उस दौर में समाजवादी विचारधारा के चरम प्रभाव के चलते न्यायपालिका के एक हिस्से ने ये व्याख्या करनी शुरू कर दी थी कि देश के अंदर मौजूद सभी भौतिक संसाधन, हाँ, चाहे वो किसी की निजी फैक्ट्री हो, किसी का व्यवसाय हो या किसी की निजी जमीन हो, उन्हें समुदाय का संसाधन माना जा सकता है। लेकिन ऐसा कहने का कानूनी आधार क्या था? क्या संविधान में ऐसा कुछ लिखा है? इसका आधार था संविधान का अनुच्छेद 39B, जो राज्य के नीति निदेशक तत्वों का एक हिस्सा है। ओके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। हाँ, ये अनुच्छेद राज्य को ये निर्देश देता है कि वो समाज के भौतिक संसाधनों का ऐसा समान वितरण करे जिससे सामूहिक हित सर्वोत्तम रूप से सध सके। ठीक है, वो तो समझ आता है। लेकिन 1970 और 80 के दशक की अदालतों ने इसकी व्याख्या ये की कि भौतिक संसाधन शब्द में निजी संपत्तियां भी शामिल हैं। बाप रे। यानी व्यापक समाज के भले के लिए राज्य ये तो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक बुरा सपना है। बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति एक फैक्ट्री लगाता है, दिन रात मेहनत करके एक उद्योग खड़ा करता है और उसे हमेशा ये डर सताता रहे कि सरकार किसी भी दिन उसे सामुदायिक संसाधन घोषित करके कब्जा कर लेगी, तो फिर कोई देश में निवेश क्यों करेगा? सही बात है। इससे तो पूरी अर्थव्यवस्था ही ठप पड़ जाएगी। और ठीक इसी डर को
इसी वैचारिक भ्रांति को 2025 में 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो 2025 के फैसले में क्या कहा गया? अदालत ने स्पष्ट रूप से उन पुरानी समाजवादी व्याख्याओं का खंडन किया। बहुत बढ़िया। कोर्ट ने कहा कि हमारे संविधान निर्माताओं का उद्देश्य भारत को किसी एक स्थायी आर्थिक मॉडल में कैद करना नहीं था। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ इसलिए कि कोई संपत्ति निजी हाथों में है, वो स्वतः ही पूरे समुदाय की संपत्ति नहीं बन जाती। राहत की सांस। तो फिर 2025 के इस नए फैसले के हिसाब से ये कैसे तय होगा कि कोई चीज निजी संपत्ति है या सामुदायिक संसाधन? ये एक अहम सवाल है। अदालत ने इसके लिए क्या पैमाने या टेस्ट निर्धारित किए, वो समझना जरूरी है। हाँ, बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही तार्किक और स्पष्ट मानदंड तय किए हैं। क्या है वो मानदंड? अदालत ने कहा कि किसी निजी संपत्ति को सामुदायिक संसाधन मानने के लिए कुछ खास शर्तों का पूरा होना जरूरी है। पहली शर्त? सबसे पहले, उस संसाधन की भौतिक प्रकृति क्या है। भौतिक प्रकृति से मतलब? क्या वो पानी, जंगल, खनिज या स्पेक्ट्रम बैंडविड्थ जैसी कोई चीज है जिस पर बड़े समुदाय का अस्तित्व टिका है। अच्छा, मतलब जो चीजें नेचुरली सबके लिए जरूरी हैं। हाँ। दूसरा मानदंड ये है कि क्या उस संसाधन की भारी कमी है। ओके, स्कार्सिटी। और तीसरा, क्या उसके निजी हाथों में रहने से धन का इस कदर संकेंद्रण हो रहा है कि उससे व्यापक समाज का भारी नुकसान हो रहा है। इसका मतलब है कि एक आम नागरिक का घर, किसी का निजी बगीचा या किसी उद्योगपति की कपड़े की फैक्ट्री, ये सब इस परिभाषा के तहत सामुदायिक संसाधन नहीं माने जाएंगे। राज्य महज अनुच्छेद 39B का नाम लेकर इन पर कब्जा नहीं कर सकता। एकदम सही समझे आप। अदालत ने एक बहुत ही संतुलनकारी दृष्टिकोण अपनाया है। बहुत ही शानदार फैसला ये। और आपको बताऊं, इसी फैसले के दौरान एक और बहुत गहरे कानूनी दर्शन की चर्चा हुई थी। कौन सा दर्शन? जिसे पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन या सार्वजनिक न्यास सिद्धांत कहा जाता है। ये सार्वजनिक न्यास सिद्धांत क्या है? इसकी भूमिका इस पूरे बहस में कहाँ आती है? देखिए, इस सिद्धांत की जड़ें काफी पुरानी हैं। ये सिद्धांत कहता है कि देश के प्राकृतिक संसाधन जैसे नदियां, समुद्र तट, जंगल और स्वच्छ हवा, इन पर राज्य या सरकार का निरंकुश मालिकाना हक नहीं है। अच्छा, तो मालिक कौन है? सरकार इनकी मालिक नहीं है, बल्कि सरकार महज एक न्यासी या कह लें केयर टेकर है। ओके। इन संसाधनों के असली मालिक या लाभार्थी देश के आम नागरिक हैं और आने वाली पीढ़ियां हैं। यानी सरकार का काम केवल इन अमूल्य प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना और इनका न्यायपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना है। बिल्कुल। ताकि कोई इन्हें बर्बाद ना कर सके। इसका उद्देश्य प्राकृतिक संपदा को बचाना है, न कि इस सिद्धांत की आड़ में नागरिकों की मेहनत की निजी संपत्ति छीनना। सटीक विश्लेषण है आपका। और 2025 का ये फैसला निजी निवेशकों और आम नागरिकों दोनों को एक बहुत बड़ा भरोसा देता है। कैसे? ये स्पष्ट करता है कि भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो निजी संपत्ति का सम्मान करती है। ये बहुत जरूरी है आज के समय में। जब लोगों को ये यकीन होता है कि राज्य बिना किसी ठोस कारण और उचित कानूनी प्रक्रिया के उनकी संपत्ति को मनमाने ढंग से नहीं छीन सकता, तो वो सुरक्षित महसूस करते हैं। बिल्कुल। इससे देश में एक स्थिर माहौल बनता है, लोग उद्यम करते हैं, नवाचार करते हैं और अंततः देश का ही आर्थिक विकास होता है। सही बात है। अगर हम एक आम नागरिक के नजरिए से देखें तो ये पूरी बहस सीधे उसकी आर्थिक सुरक्षा और उसके मानसिक सुकून से जुड़ी है। जी। इस गहन विश्लेषण में हमने देखा कि कैसे ये सफर उस लोहे के बक्से से शुरू हुआ। हाँ, 1950 वाला। फिर एमिनेंट डोमेन की शर्तों से गुजरा। विद्या देवी के मामले में इसे मानवाधिकार का दर्जा मिला और आखिरकार 2025 के फैसले ने इसे एक आधुनिक आर्थिक दिशा दी। मुझे लगता है ये विकास, सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच एक बहुत ही परिपक्व संतुलन है। बिल्कुल। और इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि एक परिपक्व लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यक्तिगत संपदा और सामाजिक कल्याण दोनों का अपना अपना महत्व है। बिल्कुल सही। और राज्य को हर हाल में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सख्ती से पालन करना ही होगा। राज्य के अधिकार असीमित नहीं है। तो आज के इस दिलचस्प और गहरे सफर को समाप्त करने से पहले हम एक ऐसा विचार छोड़ना चाहते हैं जो हमें भविष्य की ओर देखने पर मजबूर करता है। वो क्या है? देखिए, पिछले 75 सालों में संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये सारी कानूनी लड़ाइयां केवल उन संपत्तियों के इर्द गिर्द घूमी हैं
जिन्हें हम छू सकते हैं। जिन्हें छू सकते हैं। हाँ, जैसे जमीन का टुकड़ा, कोई फैक्ट्री, मकान या खदान। अच्छा, यानी भौतिक संपत्तियां जिनका एक स्पष्ट आकार और स्थान होता है। बिल्कुल। लेकिन आज के युग में संपत्तियों का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। आज हमारी सबसे मूल्यवान संपत्तियां डिजिटल हो रही हैं। अरे हाँ, ये तो एक बिल्कुल नया आयाम है। आज हमारे पास हमारे निजी डेटा का भंडार है, क्रिप्टो करेंसी है, वर्चुअल रियल एस्टेट है, क्लाउड सर्वर पर स्टोर की गई हमारी बौद्धिक संपदा है। तो बड़ा सवाल यह है कि भविष्य में क्या होगा? क्या कोई सरकार एमिनेंट डोमेन और सार्वजनिक हित का हवाला देकर भविष्य में किसी नागरिक की डिजिटल संपत्ति या उसके निजी डेटा बैंक का भी अधिग्रहण कर पाएगी? ये वाकई एक रोंगटे खड़े कर देने वाला और बेहद प्रासंगिक सवाल है। क्या ये कहा जा सकता है कि किसी का व्यक्तिगत डेटा एक सामुदायिक संसाधन है? तकनीकी दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और कानून हमेशा उसके पीछे दौड़ता है। बिल्कुल। तो क्या इन डिजिटल संपत्तियों को बचाने के लिए भविष्य में हमें फिर से किसी नए लोहे के बक्से की जरूरत पड़ेगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हाँ, संविधान के ये पुराने सिद्धांत उस नई आभासी दुनिया में कैसे लागू होंगे? इसी उत्तेजक विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस सवाल पर गौर जरूर कीजिएगा